Hi everyone. So in this session today we will learn class 9 bio, the fundamental unit of life. इस चैप्टर को हम लोग कॉन्सेप्ट आसानी से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन कि सेल को क्या डिफाइन करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं कि सेल को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कहने का मतलब है कि बॉडी का जो कोई भी जो पार्ट है, तो सपोज दैट कुछ समझने से पहले एक चीज लॉजिक से हम समझेंगे कि सपोज दैट कि ये क्या है कि मेरा ये एक वॉल हो गया, घर में जो दीवार होता है वो दीवार। तो कहने का मतलब ये मेरा एक ईंट हो गया, एक ब्रिक हो गया, ये 2 ईंट हो गए, 3 ईंट हो गया। और ये क्या है कि एक ईंट 2 ईंट 3 ईंट करके एक मेरा एक साइड हो जाता है, ठीक है। घर का एक साइड हो गया, उसी तरह 2 साइड 3 साइड और 4 साइड, और उसी के बाद ये पूरा का पूरा एक कमरा हो गया, ठीक है। तो सेल को भी क्या कहेंगे, वो जस्ट लाइक रूम। तो सेल को हमने बता दिया कि बॉडी का जो भी कोई भी जो कंस्टिट्यूएंट है, वो जो सबसे छोटा पार्ट हम लोग सेल बनेंगे। जिस तरह से एक ईंट जो है, ईंट है एक घर का सबसे नींव है, जो यूनिट है, पूरे एक एक ईंट करके पूरा का पूरा एक घर तैयार हो गया। तो उसी तरह जो बॉडी कोई भी हो, तो यूनिसेलुलर हो, एक सेल का हो, या अलग अलग यानी मल्टी सेलुलर हो, तो जो भी जो ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो स्टार्टिंग है वो सेल से ही होता है। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या एनी ऑर्गेनिज्म। यहाँ कुछ कुछ बातें आएगी जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि इट इज द मोर और लेस। तो जो कोई भी जो बॉडी का जो कंस्टिट्यूएंट होगा, तो उसके अनुसार सेल के अनुसार ही बताएंगे। कोई बोलते हैं कि किसी का बॉडी बड़ा है, किसी का बॉडी छोटा है। तो ये जो छोटा और जो बॉडी है, जो बड़ा का जो आकार है, वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल। लॉजिक लगाने वाला बात है कि यहाँ पे जितना कम सेल होगा तो वो कम उसका आकार छोटा दिखाई देगा, जितना बड़ा सेल दिखाई देगा उसका आकार भी है कि ज्यादा होगा। यानी कि लेस सेल स्मॉल साइज, मोर सेल यानी कि लार्ज साइज। ये उसके बाद इट कैन टेक ए न्यूट्रिएंट, कन्वर्ट दिस न्यूट्रिएंट इनटू द एनर्जी, कैरी आउट द स्पेशल। अब क्या है कि ये जो सेल है, जो हम लोग व्हाटएवर वी टेक द फूड, हम जो खाना खाते हैं, ये क्या है कि ये सेल ही लेता है, और सेल लेने के बाद क्या है कि वो दूसरे लोगों को क्या है ट्रांसफर कर देता है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यानी हर एक सेल क्या है कि अपने जीने के लिए, अपने सर्वाइव के लिए न्यूट्रिएंट लेता है, और उसी न्यूट्रिएंट को वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है, और उसी से वो आगे का वो काम लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये ओवरऑल ये हो गया आपका ओवरऑल व्यू, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा दिलचस्प किस्सा सुन लेते हैं कि सेल के बारे में, कि सेल का स्टार्टिंग किसने किया है, ठीक है। सेल के बारे में हम लोग बताते हैं कि सेल का स्टार्टिंग। तो सेल को भी मैं डिफाइन किया जस्ट। तो अब सेल को जो टर्म कैसे किया, द टर्म सेल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक है, ठीक है। तो इन्होंने सेल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया। तो इन्होंने एक बुक लिखा था, ये माइक्रोग्राफी। तो माइक्रोग्राफी इन्होंने जो बुक लिखा था वो लिखा था 1665 में। उसी बुक में इन्होंने रॉबर्ट हुक ने इन्होंने सबसे पहले सेल का स्टार्टिंग की, यानी सेल जो वर्ड का उच्चारण है इसी बुक में माइक्रोग्राफी, ठीक है। उसके बाद तो इन्होंने ही सॉ द डेड सेल ऑफ द प्लांट, ठीक है। उन्होंने क्या है कि जो ये सेल का जो देखा वो किसका है कि डेड सेल पे, तो विच लुक्स लाइक द एम्प्टी रूम। ये जो रूम है, तो उन्होंने जैसे आपने देखा वो हनीकॉम्ब, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जो क्या है वो आपका हेक्सागोनल होता है, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इसी स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या है कि वो सेल पे देखा। तो विच लुक्स लाइक द एम्प्टी रूम, तो इसी रूम को उन्होंने वो एम्प्टी रूम का खाली कमरा बोला। सेलुलर, एक वर्ड है सेलुलर। सेलुलर इज द लैटिन नेम। तो सेल को हम लोग सेलुला भी बोलते हैं। तो सेलुलर क्या है? लैटिन नेम है। तो लैटिन भाषा में इसका मतलब हुआ एम्प्टी रूम, यानी कि खाली कमरा, ठीक है। ही यूज, तो चूंकि उस समय स्टार्टिंग सबसे पहले सेल का इन्होंने स्टार्टिंग किया था, तो उस समय कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, जैसे आज हमारे पास माइक्रोस्कोप है अलग अलग, जिसका हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। जो भी किताब कॉपी में देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, प्लास्टाइड्स ऐसा दिखता है। तो
इसका उस समय जो पुराने समय में इतना जो टेक्निक था उतना मॉडर्न नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने सेल को देखने के लिए कि स्टार्टिंग किया वो प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने का जो एक सिंगल लेंस का था, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, ही यूज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप फॉर हिज ऑब्जर्वेशन। उन्होंने सेल के बारे में जो भी कुछ बातें कही, ठीक है, कि जो भी बातें कही वो किसके आधार पर कही, वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। अब आगे हम सुनते हैं नेक्स्ट। सो अभी हमने सेल के बारे में बताया, तो एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डेड सेल पे किया था, ठीक है। तो उसके बाद है साइंस ऐसा सब्जेक्ट है वो जो रुकने का नाम नहीं लेता, ठीक है। हर एक साइंस के जो साइंटिस्ट आते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हम उससे कुछ बेहतर खोजें, ठीक है। तो यहाँ भी यही चीज हुआ। तो उसके बाद है कि इन 67 यानी कि इन 1667 एक साइंटिस्ट आया पे ए वैन लीeuwenhoek, ठीक है, जो डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, ही स्टडी लिविंग सेल, यानी कि लिविंग सेल यानी कि जो रॉबर्ट ब्राउन है जो खोज किया था वहां पे, रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था वो डेड सेल पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे 1667 में ए वैन लीeuwenhoek उन्होंने स्टडी किया किस पे, लिविंग थिंग, लिविंग सेल। और लिविंग सेल का एग्जाम्पल कौन था वहाँ पे, उन्होंने बैक्टीरिया पे काम किया, प्रोटोजोआ पे किया, और आरबीसी जो रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, आरबीसी फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग। तो ये उसके बाद फिर यहाँ पे 1831 स्कॉटिश बोटनिस्ट जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस के बारे में। तो चूंकि न्यूक्लियस के बारे में हमने अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस के बारे में ओवरऑल क्या बोलेंगे कि कोई भी जो सेल होता है, तो सेल का जो ये पार्ट होता है वो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मोटा मोटी अभी सुनिए कि जो सेल को गवर्न करता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं तो उतने न्यूक्लियस होंगे। तो न्यूक्लियस को अगर बोला जाए व्हाट इज न्यूक्लियस, तो इट इज ए सेल ऑर्गेनल। तो अभी क्योंकि एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखिए तो इन 1839 जेई पुरकेंजी नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का कि जितने भी सेल हैं, तो चूंकि उस समय नामकरण का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता कि किसको क्या बोला जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे तो उन्होंने जो सेल है, तो सेल के जो अंदर का जो भी पार्ट्स है, आज हम सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का प्लास्टाइड्स हो गया, यहाँ पे ओवरऑल जो सेल ऑर्गेनल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो उस समय जब खोज नहीं हुआ था तो उसको क्या बोला, उन्होंने इस्तेमाल किया, एक वर्ड इस्तेमाल किया, प्रोटोप्लाज्म। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म में हम लोग बताएंगे कि इट इज ए कलरलेस मटेरियल, यानी सेल में जो भी कलरलेस यानी बेरंगा मटेरियल हो या लिविंग मटेरियल हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या है कि प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इज ए कलरलेस मटेरियल या और लिविंग पार्ट ऑफ द सेल और सेल। तो क्या हो जाएगा, आपको साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल और अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल हो गए। तो इनको ओवरऑल इन्होंने जेई पुरकेंजी ने 1839 में एक वर्ड दिया जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इसके बाद सेल थ्योरी। चलिए हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी है, हमने लिखा है इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय 2 जर्मन बायोलॉजिस्ट। यहाँ पे जो सेल का जो थ्योरी है वो उसको जो फॉर्मुलेटेड किया था 2 जर्मन बायोलॉजिस्ट, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है और एक जो जिनका नाम है एमजे सेल्डर, ठीक है। इन्होंने 1838 में, और एक जूलॉजिस्ट है टीसर, इन्होंने 1839 में, इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी का निर्माण किया था। तो ये जीके का भी बता कि हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, तो यू कैन इजीली से एमजे सेल्डर एंड टीसर, ये इन 1838 एंड इन 39 दोनों कॉमन है यहाँ पे। तो उनके मुताबिक व्हाट वाज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी क्या था? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। हम लोग जो जूनियर क्लास में रहते हैं तो सेल का जनरली 99% किसी से पूछा जाए व्हाट इज सेल, तो वो यही बोलते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
एनी लिविंग बीइंग। तो ये जो हम जो स्टेटमेंट बोलते हैं कि उस समय हम लोग नहीं जानते हैं कि हु फॉर्मुलेटेड दी या हु स्टेटेड दी, उसने किसने कहा। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में है तो हम लोग आराम से जान सकते हैं कि जो स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, उसके बाद बॉडीज ऑफ द लिविंग बीइंग आर मेड अप विल सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी है कि जो भी जो बॉडी है वो सेल से ही बना होगा और सेल से जो रिलेटेड जो है कि बॉडी पार्ट्स मतलब सेल, ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी वीडियो होगा वो थोड़ा सा सेगमेंट में होगा, 2-3 सेगमेंट में होगा ताकि इजीली हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज्यादा है। इसके बाद हम लोग क्या है कि एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में बारीक से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद द सेल डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी जो सेल है वो क्या है कि नया सेल बॉडी में राइज नहीं होगा। हमारे जो बॉडी में जो सेल राइज होगा वो क्या है कि जो सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन की टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से क्या है कि बॉडी में कोई भी सेल आएगा तो बाहर से नहीं आ सकता है। हमारा जो प्री एग्जिस्ट मतलब जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में जो सेल है उसी सेल में सेल डिवीजन होगा और वो सेल डिवीजन होते होते छोटा छोटा होते होते एक क्या है कि एक फुल बॉडी तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पे द सेल वॉल डेवलप फ्रॉम द, उसके बाद यहाँ पे सारे ये जो हमने भी बातें बोले सेल थ्योरी केवल सेल पे अप्लाई होगा, जितने भी यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब कि अपवाद, हट के यहाँ पे जो वायरस है वो सेल थ्योरी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे एक सवाल जनरली आता है कि सेल को ऐसा क्यों। तो किसी भी लिविंग थिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि सेल में जो भी होगा जो प्रोटोप्लाज्म होगा तो वो लिविंग थिंग होगा, उसमें आउटर मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन होगा, आउटर बाउंड्री जो होगा मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग वायरस को लिविंग भी बोलते हैं और ये है नॉन लिविंग बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस का जो बॉडी होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है और उसके बॉडी में साइटोप्लाज्म नहीं होता। ड्यू टू द लैक ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन इट इज सेड टू बी नॉन लिविंग। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक, सेल के बारे में हम लोगों ने बारीकियां जो पढ़ी हैं, तो अभी हमने बताया कि सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी के बारे में बताया, तो सेल के बारे में हमें इतनी जानकारी कैसे मिली? तो स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। तो सिंपल क्यों बताया हमने? क्योंकि उसमें एक सिंगल लेंस इस्तेमाल होता। ठीक है, तो ज्यो ज्यो लेंस की संख्या बढ़ती गई और क्या है कि हमारा मैग्निफिकेशन थोड़ा और क्लियर हुआ और हम सेल के बारे में डिटेल जानकारी पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि माइक्रोस्कोप के बारे में बताते हैं कि माइक्रोस्कोप दो तरह का हो गया। एक लाइट या सिंपल इसको बोलेंगे, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और दूसरा जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो भी हम लोग जो आज हम जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है, प्लास्टाइड्स ऐसा है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है वो सब क्या है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी वास्ट होती जा रही है, क्या नाम है, स्मार्ट होती जा रही है, हमको क्या है कि जो फिगर है वो क्लियर व्यू होते दिख रहा है, जो पहले ऐसा नहीं था। तो माइक्रोस्कोप दो तरह का हो गया आपका, लाइट और सिंपल इसको बोल सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसका इस्तेमाल हम लोग लैब में करते हैं, जो स्कूल वगैरह में होता है, जो पैथोलॉजी लैब में होता है, जो खून वगैरह ब्लड टेस्ट के लिए होता है, वो ये सिंपल इसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल बात है, सवाल आता है कि इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं? तो कंपाउंड का मतलब मिला जुला। तो जो रॉबर्ट हुक ने जो ये जो प्रिमिटिव जो अपने स्टाइल से जो बनाया था उन्होंने जो माइक्रोस्कोप, उसमें आपने देखा होगा सिंगल लेंस का इस्तेमाल होता है। तो इसमें लेंस की संख्या बढ़ा रहा है और जैसे जैसे लेंस की जैसे संख्या बढ़ती रहेगी तो क्लियरिटी जो है वो जूमिंग पावर ज्यादा होगी। तो कंपाउंड का मतलब है कि दो, इसमें दो तरह के लेंस इस्तेमाल होंगे, वो आईपीस बोल सकते हैं या ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, आगे उसके बाद मैग्निफिकेशन, ये सॉरी ये विजिबल लाइट। इसके लिए क्या है कि जब हम माइक्रोस्कोप देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में जो लाइट चाहिए वो विजिबल लाइट जो हमारे एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल है, उसके बाद इसका मैग्निफिकेशन यानी कि जो जूमिंग पावर है, जो जूमिंग पावर है वो आपका हो गया 100x से लेके 15x, यानी है कि एक छोटी चीज जो है वो 100 गुना बड़ी दिख सकती है या 100 गुना से लेके 1500 गुना तक बड़ी दिखाई दे सकती है। इसमें दो तरह के लेंस बताया है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस, जहां से हम लोग देखने का काम करते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस जहां पे स्पेसिमेन रखते हैं।
ठीक है। तो वो जो लेंसेज होते हैं वो तीन तरह के रिमूवेबल होते हैं, यानी उसको आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं अपने यूज के अनुसार कि आपको कितना बड़ा जूम देखना है। ठीक है, तो उसमें है कि 10x होता है, 45x होता है और 100x का एक जूम होता है। और जो आईपीस होता है वो 10x होगा और 15x होगा। यही क्या है कि कभी कभी पूछा जाता है कि स्पेस में है कि उसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा दिखेगा। तो यही जो मैग्निफिकेशन का जो आपका सवाल आएगा कभी पूछने के लिए, तो आप जो है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस का जो है कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो आपका टोटल मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि ऑब्जेक्टिव लेंस में हमने 10 mm का ये लेंस डाल दिया और आई पीस में 10, तो 10 कितना हो गया 100। यानी कोई भी जो चीज है आपका, ये जो स्पेसिमेन है जो आपने नमूना स्लाइड में डाला हुआ है, तो उसका जो जूमिंग पावर या मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो 100 mm। ठीक है, यानी कि 10 10 100, ये उसी तरह ये मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल किया था ये नॉल और रस्का ने किया। इसका जो इन्वेंशन है इन्होंने 1932 में किया था, लेकिन किसी वजह से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसका इस्तेमाल जो उन्होंने 1940 में किया, 1940 में। उसके बाद इट हैज बीन फाइन डिटेल्स। अभी जो हम लोग जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा कि वो 115 तक दिखाई देता है, तो वो उतना अल्ट्रा जूम नहीं हो पाता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो फाइन डिटेल्स यानी बारीकियां, जो थोड़ी सी भी मतलब हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको आराम से डिपिक्ट कर सकते हैं। जो डायग्राम वगैरह बनाते हैं हम लोग, वो जिसको बोल सकते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें जो पूरा का पूरा जो व्यू दिखेगा वो क्लियर व्यू दिखेगा थोड़ा इसमें। तो इट हैज बीन फाइन डिटेल्स। उसके बाद हो गया इट यूजेस अ मैग्नेटिक लेंस। तो इसमें क्या है कि उसमें तो जो माइक्रोस्कोप था वहां पे नॉर्मल वाला कंट्रोल वाला, तो उसमें विजुअल लाइट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें मैग्नेटिक लेंस और इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होती है मैग्निफिकेशन की। ठीक है, और लास्ट हो गया ये मैग्निफिकेशन। तो इसका मैग्निफिकेशन जो है 1 लाख mm से लेके ये 3 लाख तक हो जाएगा। तो सोचिए इसमें छोटी सी चीज भी हम लोग क्या नाम है इसको दर्शाएंगे, तो इसका जो व्यू होगा वो बहुत अल्ट्रा व्यू होगा। ठीक है, याद। अब हम समझते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्योंकि ऑर्गेनिज्म कितने तरह का होता है। तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिक का मतलब एक और मल्टी का मतलब बहुत सारे। यानी है कि ऐसा बॉडी या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, और ऐसे बॉडी या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं उसको हम लोग मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो बारी में देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने हैं, तो बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अपोजिट में आते हैं इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेल, कि एक सेल से ज्यादा हो गया। उसके बाद ऑल एक्टिविटी इज डन बाय द सिंगल सेल। क्योंकि एक ही सेल से बना हुआ, तो उनमें जितनी भी एक्टिविटी हो, चाहे ब्रीथिंग की हो, डाइजेशन की हो, रिप्रोडक्शन की हो, सारे के सारे एक ही क्या नाम है एक ही सेल पर डिपेंड है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंट एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय द डिफरेंट सेल। यानी है कि एक मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल होते हैं, कि सारे सेल जितने भी सेल का डिवीजन है वो अलग अलग अपने अनुरूप काम करते हैं। उसके बाद नो डिवीजन ऑफ लेबर। तो चूंकि यहाँ पे एक ही सेल है तो एक ही को सारा काम करना है, इसलिए यहाँ काम का बंटवारा नहीं हो, तो नो डिवीजन ऑफ लेबर। और अपोजिट में आते हैं मल्टीसेलुलर में लेबर डिवीजन टेक्स प्लेस। यहाँ पे कि बॉडी बड़ी है, सेल भी ज्यादा है, तो काम भी ज्यादा है, तो ये जितने तरह के काम होंगे, जितना तरह का उतना वो सारे के सारे अलग अलग सेल में बांटा, यानी कि काम का यहाँ बंटवारा होगा अलग अलग सेल के द्वारा। अब जैसे कि ये सिंगल सेल टेक्स प्लस रिप्रोडक्शन, यहाँ पर हमने बताया कि एक ही सेल के द्वारा सारा का सारा काम होगा, तो यानी कहने का मतलब ये रिप्रोडक्शन भी हो गया, तो उसमें सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अब हम जब आ जाते हैं मल्टीसेलुलर में, मल्टीसेलुलर की बात करेंगे, तो अभी जस्ट हमने बताया यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन में जो जर्म सेल को लोग सेक्स सेल भी बोलते हैं, ये गैमेट्स भी बोलते हैं। तो सेक्स सेल एंड गैमेट्स आर द रिस्पांसिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। उसके बाद चूंकि एक सेल का है तो उसका जो लाइफ स्पैन जीवन अवधि है वो बहुत छोटी होगी, यानी वो कम समय में वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और इसमें क्या है कि मल्टीसेलुलर में ये सेल की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन अवधि ज्यादा होगी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि थोड़ा सा स्मॉल, सबसे जो छोटा सेल है उसको पीपीओलो या माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं।
पीपीओ का फुल फॉर्म देखिए, प्लूरोलुमिनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। तो इसको कभी-कभी हम लोग ना किंगडम ऑफ प्लांट, किंगडम ऑफ जोकर भी बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं पीपीएलओ। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग पढ़े अभी कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, शेप साइज वो फिक्स रहता है, लेकिन ये जो पीपीएलओ जो माइक्रोप्लाज्मिड्स होते हैं, इसका आकार सब बढ़ते घटते रहता है और अलग-अलग ऑर्गेनिज्म के अनुसार, इसलिए इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का करीबन 7 से 8 इंची का लंबा होता है, जो नॉर्मल अंडे से बड़ा होता है। और उसका जो लॉन्गेस्ट, जो लंबाई पे आ गया आपने कि लॉन्गेस्ट एनिमल सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है। उसके बाद नोट में दिया है कि द साइज डिपेंड अपॉन द वेट, कोई भी जो कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है या छोटा होता है, ये उसके बॉडी आकार पर नहीं, ये डिपेंड करता है, पहले भी बता चुके हैं कि ये नंबर ऑफ सेल, कि सेल का संख्या ज्यादा होगा तो बॉडी का आकार भी बड़ा होगा, सेल का संख्या कम होगा तो बॉडी का आकार भी कम होगा। अब हम लोग इसको यूनिट कैसे किस तरह से मापते हैं अब देखते हैं। अब देखिए कि साइज ऑफ द सेल, अभी जो हर एक सेल का अलग-अलग आकार होता है, तो उसका आकार हम जो मेजर करते हैं किसमें, तो साइज ऑफ द सेल इज मेजर्ड इन माइक्रोन। ये माइक्रोन का साइन हो गया आपको माइक्रोन। तो जो 1 माइक्रोन होता है वो कितना है कि यहाँ पर दिया हुआ है 1000 ऑफ मिलीमीटर, नहीं 1 मिलीमीटर जो होता है 1 एमएम का हजारवां भाग जो होगा वो 1 माइक्रोन होगा। तो जो सेल का जो आकार है वो माइक्रोन में मापते हैं। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू आपको लिखा 1 बाय 1000 एमएम, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 into 10 में पावर 3 हो गया फिर। तो जो नॉर्मल जो रेंज होता है, ठीक है, जो नॉर्मल सेल का जो रेंज होता है वो कितना हो सकता है, वो 2 माइक्रोन से लेके 3 माइक्रोन तक हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग जो बॉडी में अलग-अलग सेल है तो हर एक सेल का अलग-अलग आकार होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन से सेल कितने का आकार कैसा होता है, ठीक है। शेप ऑफ द सेल, अब हम लोग बारी-बारी से जितने भी सेल हैं उनके शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो गया स्मूथ सेल, जैसे कि आप देख सकते हैं स्मूथ सेल, ये है ब्लड सेल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो किस तरह से दिखता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ठीक है। हमारी हड्डियां सफेद होती है, जो कैल्शियम के लेवल होती है तो वो भी सेल की बनी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बोन सेल का, आप जैसे आप देख सकते हैं ये बोन सेल। ये देखिए ह्यूमन रिस्पॉन्स सेल, तो ह्यूमन सेल क्या है, इसको क्या है 10th क्लास में इसका डायग्राम भी बनाने को आता है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ह्यूमन रिस्पॉन्स सेल कैसा होता है। अब ये हो गया फैट सेल, हमारे शरीर में जो चर्बी होती है, जो फैट है, जो स्किन के नीचे स्टोर रहता है, उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये इस कंडीशन में रहता है। ये हो गया नर्व सेल। तो नर्व सेल के बारे में जब हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि डेंड्राइट्स वगैरह इसका जो फुल स्ट्रक्चर है वो एक्सन हो गया, और डेंड्राइट्स किस तरह से नर्व सेल हमारे बॉडी में काम करते हैं, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर नर्व सेल। जैसा कि देख सकते हैं कि ये ओवम सेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें इसका जिक्र होगा, ओवम सेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अभी जो हमने आपको जो सेल का स्ट्रक्चर दिखाया, जो भी स्ट्रक्चर सेल के स्ट्रक्चर का सारे के सारे शेप साइज बॉडी में वो वही दिखेंगे जो हमने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जैसे कि अमीबा हो गया, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल। तो ये जो सेल है ये क्या है कि कॉन्स्टेंटली क्या है कि निरंतर अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करते रहते हैं, अमीबा और डब्ल्यूबीसी। उसके बाद जो प्लांट सेल हो गए और जो एनिमल सेल होते हैं, तो ये लगभग इनमें जो भी सेल पाया जाता है कि वो लगभग ऑलमोस्ट क्या है कि वो फिक्स होते हैं, इसलिए ये इनमें कोई इनके सेल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेल क्या है कि किस चीज से बना हुआ है। सेल के बारे में पढ़ रहा हूं तो सेल तो जनरली जो सेल है वो सेल के 3 पार्ट है, एक तो है प्लाज्मा, न्यूक्लियस और तीसरा क्या हो गया साइटोप्लाज्म। ये तीनों को पढ़ने के बाद साथ साथ क्या नाम है हम इसको सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, ये जो भी हम लोग बता रहे हैं तो हमने क्या है कि इसको लिंक में क्या है डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है इसका जो पीडीएफ है। तो आपको यदि इधर समझने में दिक्कत हो तो आप पीडीएफ भी देख के आप आराम से समझ सकते हैं। तो हम लोग आते हैं
कि बारी बारी से सेल किस चीज का बना होता है। तो जो सेल अभी बताया था कि प्लाज्मा हो गया, न्यूक्लियस हो गया है, साइटोप्लाज्म, ये तीनों से मिला के ये सेल का निर्माण होता है। तो बारी बारी से हम लोग इसको बोलते हैं कि प्लाज्मा क्या है। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये आता है कि सेल किस चीज से बना हुआ है, कि व्हाट इज सेल मेड ऑफ। तो यहाँ जो सेल है इट इज अ टाइनी मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का जिक्र हमने पहले भी किया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है कि कोई भी कलरलेस मटेरियल, लिविंग और कलरलेस मटेरियल को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं स्टार्टिंग में। तो प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा, कि प्लाज्मा की तरफ से कि कोई भी चीज क्या है कि जो प्लाज्मा से घिरा हुआ है। सपोज दैट कि मान लीजिए हम लोग सेल बताते हैं, ये सेल है, तो ये सेल में क्या होगा, एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और इस न्यूक्लियस हो गया, ये जो छोटे छोटे जो के जेली लाइक लिक्विड होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। तो हमारे बॉडी में जो भी सेल होगा तो सेल में कुछ हो चाहे नहीं हो, दो तीन चीजें हैं। सपोज दैट कि क्या मान लीजिए हमने सेल का स्ट्रक्चर बना दिया, तो सेल का स्ट्रक्चर बना दिया तो सेल में ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और इसका जो कवरिंग है इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, दीज आर द थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ द एनी सेल। कितने कोई भी सेल है इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो गए यहाँ पे। तो यहाँ में लिखा है कि टाइट मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शन। तो स्टार्टिंग में हमने बताया है कि जो भी सेल है कि बॉडी में जितने भी सेल है सब अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से पूरा का पूरा वो एक बॉडी सुचालित ढंग से काम करता है। अब आते हम लोग प्लाज्मा बता दिया, अब हम लोग बारी बारी से प्लाज्मा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को समझते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से बोल सकते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी बोल सकते हैं, या इसको लोग प्लाज्मा लीमा के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, it acts as a boundary which separates the cytoplasm from the surrounding। हमने बताया है अभी आपको कि कोई भी जो सेल है, सेल में क्या रहेगा, एक न्यूक्लियस होगा और वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म है। तो पूरे बॉडी में क्या है कि सेल टू सेल जुड़े हुए हैं, कि आपस में जुड़ा होगा। तो ये चूंकि जो क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाउंड्री की तरह काम करता है। तो बाउंड्री की तरह काम करता है, तो ये जो दूसरे सेल में जो साइटोप्लाज्म होते हैं तो वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते। किसकी वजह से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। उसके बाद इट इज मेड अप फ्रॉम बाइलेयर ऑफ प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पढ़ रहे हैं, ये जो आउटर कवरिंग है, तो ये बनता किसको है, इसको लिपिड और प्रोटीन की मदद से बनता है। तो ये लिपिड और प्रोटीन तो होते ही हैं, और उसके ऊपर हल्का परत कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। तो उसको लोग बोल सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं इसका जो सरफेस है, सॉरी थिकनेस है, तो थिकनेस आपको 6 से 8 नैनोमीटर तक हो सकता है, पतला। इट इज फ्लेक्सिबल, प्रीमेबल। तो चूंकि हमने बताया कि ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब है लचीला हो गया, ये लचीला हो गया, और ये परमेबल इन द वाटर। परमेबल का मतलब है कि चूंकि जो भी जो सॉल्वेंट है, जो भी कंटेंट होगा साइटोप्लाज्म में, जो भी न्यूट्रिएंट कोई भी पदार्थ आएगा, तो ये क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, जिस प्रोसेस को लोग एंडोस्मोसिस भी कहते हैं। और यदि ये बाहर निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस जो होता है, या ओवरऑल जो ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। तो एंडो का मतलब है कि वो भी जो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है कि सेल के अंदर जाए, और जाने के बाद जितना कंटेंट है वो क्या है कि वो अगले को ट्रांसफर करते हैं। तो अगले को ट्रांसफर वो कब करेगा कि इसका जो मेम्ब्रेन है वो पोरस नेचर का होगा, पोरस नेचर का होगा, इसी वजह से दूसरे सेल में ये कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर के कारण होगा। इसी तो फ्लेक्सिबल नेचर के कारण होने के कारण क्या है कि ये फोल्ड भी हो सकता है, ये टूट भी सकता है, या टूटने के बाद आसानी से जुड़ भी जाता है। इसी में टर्म आता है आपको एंडोस्मोसिस, सॉरी एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में भी यही टर्म है कि जो अमीबा होता है, कि अमीबा जो हम पढ़ेंगे कि अमीबा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। और फ्लेक्सिबल नेचर के कारण क्या है कि जब उसके पास फूड या प्रे जो आता है वो क्या है कि वो इंगल्फ करता है, मुंह में डालता है, वो सूडोपोडिया की वजह से। तो उसकी वजह से जो बॉडी में जो फालतू चीजें वो निकल जाती है, जो डाइजेस्ट होता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होता है रिलीज करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए। तो
जो बॉडी क्या है कि जो वैक्यूल में फूड वैक्यूल में जो डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो खाना है उसका डाइजेस्टेड फूड है वो क्या है कि बॉडी से बाहर आउट हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो वो किसकी वजह से कि जो बॉडी है अमीबा का वो भी मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तो मेम्ब्रेन जो होता है वो लचीला नेचर का होता है। इसकी वजह से क्या है कि वो थोड़ा फैलता है, बॉडी जो है उसका फैलता फैटनेस से है कि जो भी जो एक्सक्रीट मटेरियल है वो बाहर की ओर चला जाता है, जिसको हम लोग रैप्चर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो अब न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस देखते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल के बारे में बता देते हैं कि सेल ऑर्गेनल क्या होता है, कि हम लोग अभी इसके बाद न्यूक्लियस के बाद हम लोग टोटल सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टाइड्स हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब अलग-अलग, उसके बारे में इस वीडियो में। इसके बाद सेल ऑर्गेनल क्या होता है कि बॉडी में सारे सेल काम करते हैं। ठीक है, तो वैसे सेल जो खास तरह के काम करते हैं, the cell which perform a specific work is known as cell organelle। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैं स्टार्टिंग में बताया, हमने बताया कि कोई भी सेल है तो सेल में जो न्यूक्लियस है वो क्या है कि हर एक सेल को गवर्न करता है, हर एक एक्टिविटी को गवर्न करने का काम करता है न्यूक्लियस। तो इसके बाद सबसे पहले है हमारे बॉडी में बहुत तरह के ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसको मैं अभी पढ़ रहा है। तो अभी न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनल है, और बॉडी में बोला जाए तो सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनल है वो न्यूक्लियस होता है। उसके बाद इट इज ए डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, इट कंटेन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। तो चूंकि ये घना क्या है, चिपचिपा मटेरियल है जो बड़ा है, इसमें क्या है कि जनरली जो क्रोमेटिन होते हैं, ठीक है, तो क्रोमेटिन वगैरह क्या होता है, क्रोमेटिन और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में ही होते हैं। तो जो भी हमारा जो डीएनए होता है, जो हमारा जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, वो सारे के सारे क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। उसके बाद क्रोमेटिन में आपने देखा होगा क्रोमेटिन, तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो धागे की आकृति जैसा न्यूक्लियस में दिखता है, उसी को हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। उसके बाद इट इज स्फेरिकल इन आउटलाइन, जनरली देखने में गोलाकार लगता है, इसका जो आउटलाइन जो बॉडी होगा वो स्फेरिकल होगा। एंड द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल में सबसे बड़ा है कि कोई भी जो सेल होगा, तो सेल में कोई भी जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा वो न्यूक्लियस का ही होगा। उसके बाद इट लाइज इन मीडियम ऑफ द सेल, जनरली क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है वो बीच में रहता है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में। लेकिन क्या है कि जब अनमैच्योर जो प्लांट जो छोटे होते हैं, तो प्लांट में जो क्या है वो जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट में क्या नाम है पुराना हो जाता है, जो मैच्योर्ड हो जाता है, तो उसमें जो वैक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो पेड़ पौधे का क्या 95% पार्ट जो है वैक्यूल्स की वजह से होता है, या जो टफनेस की वजह से। तो जो वैक्यूल्स जब बनने लगते हैं तो वो क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो धीरे 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 करके वो साइड हो जाता है, जिसको हम लोग पेरीफेरी बोलते हैं। यहाँ पे बट इन नेचुरल प्लांट इट लाइज पेरीफेरी, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पेरीफेरी का मतलब होता है साइड, यानी जब प्लांट मैच्योर नहीं होता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है। लेकिन जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है वो थोड़ा क्या नाम है बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो वैक्यूल्स का निर्माण शुरू होता है, और वही वैक्यूल्स धीरे धीरे उसको क्या है जो न्यूक्लियस उसको साइड कर देते हैं, जिसको हम लोग पेरीफेरी लाइज साइड इन द मैच्योर। उसके बाद आते हैं कि सब नोट में क्या आते हैं कि सब सेल लैक ऑफ द, यहाँ पे किसी में वैसे हर एक सेल में तो न्यूक्लियस में स्टार्टिंग बोला है, लेकिन कुछ कुछ जो सेल है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो जैसे क्या हो सकता है आरबीसी रेड ब्लड सेल में है कि वो न्यूक्लियस नहीं होता है, या जो प्लांट में जो सीड ट्यूब पढ़ेंगे आगे में हम लोग टिश्यू चैप्टर में, तो सीड ट्यूब या सीड के एलिमेंट जितने होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये जीके का भी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद सेल वाल, कोई भी जो सेल है जो न्यूक्लियस नहीं होते हैं तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। सेल विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, यही कारण है कि आरबीसी भी क्या है कि ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। उसके बाद अभी हमने बताया कि स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो भी जो सेल होते हैं हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन अपवाद में क्या आता है, यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। अपवाद में क्या होता है कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम जो है उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म का डिफाइन देख लीजिए कि इट इज ए डेंस विस्कस और जेली। विस्कस मतलब होता है चिपचिपा, तो इट इज ए डेंस विस्कस और जेली लाइक लिक्विड फाउंड इनसाइड द सेल, यानी इस सेल के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ दिखेगा या होता है उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद when the cell is young, इसके बारे में क्या है, the cell is young, the cytoplasm is completely filled with the space, यानी जब जो सेल जो यंग होता है यानी स्टार्टिंग फ्री स्टेज में जो बनता है तो उसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में भरा होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई एक सेल है, पहले आपको बताया कि सेल में एक न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन होगा, तो वो जो एरिया होगा यानी कि क्या है, न्यूक्लियस हो गया, ये सब क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म जब न्यू स्टेज में यानी कि जो अर्ली स्टेज में जो सेल बनते हैं वो उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, यानी ये न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं जो साइटोप्लाज्म है वो दो तरह का होता है। साइटोप्लाज्म में जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे, इसको साइटोसोल बोलते हैं और एक होता है सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोसोल किसको बोलते हैं, इट इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो चिपचिपा होता है, तो चिपचिपा होने का वजह दो है, उनमें दो चीजें मिली होंगी। पहले या तो ये तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ क्या हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, वाटर होगा, आयंस होंगे, एंजाइम होगा, विटामिन होगा, एमिनो एसिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो होंगी वो लिक्विड मीडियम में होंगी। तो जो सेमी सॉलिड जो होगा वो किसकी वजह से होगा, या चिपचिपा हो जाएगा, पहले तो ये इनकी वजह से। और दूसरा आते हैं जो सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जो इट में भी जो सेल ऑर्गेनल जो भी होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक जैसे कि राइबोसोम हो गया, गोल्गी एपेरेटस हो गया, वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड्स, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल। तो अब हम लोग जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनल को सेल ऑर्गेनल को हम लोग टाइनी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि पिछले एडिशन में हमने बताया कि सेल को टाइनी ऑर्गन बोलते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको जब भी देखना होगा तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो जो सेल ऑर्गेनल है तो उसको क्या डिफाइन करेंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल का ही पार्ट है जो खास काम करता है। तो यहाँ पे इट इज ए पार्ट ऑफ द सेल विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सारे जितने भी सेल है, सेल में अलग अलग ऑर्गेनल से सबका अलग अलग काम है, तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो अब यहाँ पे एक टर्म है कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं तो सब पे कवरिंग होता है। कवरिंग का मतलब मान लीजिए कि सेल ऑर्गेनल हो गया तो ये कवरिंग है, तो किसी कवरिंग पे किसी पे एक लेयर है या किसी पे दो लेयर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयरिंग यानी है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है तो उसके बेसिस पे इसको तीन भाग में हमने डिवाइड किया है सेल ऑर्गेनल को। तो सेल ऑर्गेनल जिसपे डबल मेम्ब्रेन, वैसे सेल ऑर्गेनल जिनपे दो लेयरिंग चढ़ी हुई है, यानी कि दो परतें मेम्ब्रेन की चढ़ी हुई है, तो वो कौन हो सकता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और प्लास्टाइड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड्स पे दो लेयर चढ़ा होता है। उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन जिसके पास एक ही मेम्ब्रेन है तो वो हो जाएगा ईआर। ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हो गया गोल्गी एपेरेटस हो गया और लाइसोम हो गया और वैक्यूल हो गया। ये इन पर जनरली क्या है कि सिंगल लेयर ही होता है। उसके बाद लास्ट आ जाते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो राइबोसोम है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है, कि राइबोसोम पर सिंगल लेयर होता है। अब आइए देखते हैं बारी बारी से एक एक करके इसमें डिस्क्रिप्टिव वे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं, इट इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल ऑफ द फ्लैट साइड। इसको तो हमारा जो ये जो भी सेल में देखिएगा तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है कि सारे जो मेम्ब्रेन है वो आपस में क्या है कि कॉम्पैक्ट होकर एक कंटेनर का काम करते हैं, जिसको हम लोग सैप भी बोल सकते हैं, फ्लैट सैप। इसमें कोई भी फ्लूइड रख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी कहते हैं। तो ईआर इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक्स जो भी जितने भी सेल हैं सारे में मौजूद रहते हैं। यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स हम लोग जब पढ़ा हमने तो प्रोकैरियोटिक्स सेल में नहीं होता है। और जो मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स के जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल में ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। अब देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो इसका जो नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क के आधार पर क्या है कि अब किसी पर क्या है कि राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं है,
तो ये दो भाग में बांट दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एक रफ ईयर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको लोग RER और SER भी कहते हैं। तो RER को कैसे है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम ऑन द सरफेस, यानी है कि क्या है, ये चूंकि अभी स्मूथ दिख रहा कुछ नहीं है, लेकिन इसी पे क्या है ग्रेनुअल, ये दाना दाना जैसा ये अपीयरेंस आएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये रफ है, रुखड़ा है, ठीक है, तो जिसको हम लोग RER बोल सकते हैं। तो जो RER है इसको हम लोग बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन, यानी यहाँ पे प्रोटीन बनने का काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। उसी के अपोजिट पे आ जाते हैं ये स्मूथ। स्मूथ का मतलब है कि ये जो राइबोसोम इस तरह से दिख रहा है, इस पे आप देख सकते हैं इस पे कुछ नहीं, ये खाली है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर कोई खुरदरा यानी कि रफनेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो चिकना यानी कि कुछ नहीं है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रफ ईयर। तो यानी कि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो ये राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो इसको बोलते हैं कि इसमें जो साइट, ऐसे बोल सकते हैं इट इज अ साइट ऑफ लिपिड और फैट, यानी हमारे शरीर में लिपिड बनता है, जो फैट बनता है, तो वो कहाँ बनेगा, वो स्मूथ ईयर पे। इसी में एक वर्ड आता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है कि वो प्रोसेस जिससे क्या है कि सेल क्या जो है कि जो मेम्ब्रेन बनते हैं, तो जो सेल के मेम्ब्रेन बने हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि उसमें किसका हाथ होता है कि लिपिड्स का, लिपिड और फैट जो बनते हैं कि वो एसीआर की प्रोवाइड से, एसीआर की मदद से ये एसीआर जो है हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ टर्म या इट इज अ प्रोसेस of making cell membrane with the help of lipid and fat और little bit of carbohydrate। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, ठीक है, सबसे पहले इसको 1898 में कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक्स, जितने भी यूकैरियोटिक्स है, यानी कि जो मोर देन वन सेल को यूकैरियोटिक्स बोलते हैं या प्रोकैरियोटिक्स हो गया, तो जितने भी यूकैरियोटिक्स है सेल में, सब में मौजूद होता है ये गोल्गी एपरेटस। बस किसमें है कि एक्सेप्ट आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होते हैं और जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स के जो स्पर्म होते हैं उनमें गोल्गी एपरेटस नहीं होता है। उसके बाद इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक्स, तो प्रोकैरियोटिक्स में ये बिल्कुल ही नहीं होता है गोल्गी एपरेटस। इट इज ए डिस्क लाइक ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द पैरल। अभी राइट नाउ आपको पता है कि हम लोग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि इसका स्ट्रक्चर जो है डिस्क लाइक, जैसे डिस्क मतलब ये ऐसे थाली थाली जैसा, ठीक है, यहाँ पे डिस्क लाइक ऑर्गेनल प्रेजेंट ऑन द पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल टू ईच अदर मतलब है ये पूरा राउंडेड टाइप है, इसके ऊपर ये उस पर आप देख सकते हैं ये पैरेलल। उसके बाद इट लाइज नियर द न्यूक्लियस ऑफ द पाइस, जो सेल में जहां न्यूक्लियस होता है तो इसका जो ओरिजिन है वो कहां पाया जाएगा, जहां न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के बिल्कुल बगल में ही गोल्गी एपरेटस पाया जाएगा, जो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद इट इज द पाइल ऑफ द फ्लैटन सैक, अभी जो कि फ्लैट ये सैक जैसा है कि नेट सिस्टम अलोंग विद द स्मॉल वेसियल। यहाँ पे वेसियल, वेसियल का मतलब होता है सेल में जो भी छोटे छोटे जो स्पेरिकल लाइक ऑब्जेक्ट दिखे तो उसको हम लोग वेसियल बोलते हैं, ठीक है, यानी गोलाकार। यानी इसके ऊपर क्या है कि ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग उसको वेसियल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि ये राउंडेड ट्यूब जैसा, जो भी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या है कि ट्यूबल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वो ट्यूबल और वेसियल भी पाए जाते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ द प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में इसको बोलते हैं डिक्टोसम। कभी कभी आता है कि व्हाट इज डिक्टोसम, तो आमतौर पे क्या है कि जो हमारा जो एनिमल सेल में होता है कि गोल्गी एपरेटस का आपने जो फिगर देखा होगा वो क्या है कि फिक्स होगा, एक जगह होगा, लेकिन क्या है कि जो प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेटस होता है वो ना फैला होता है, ठीक है, पूरा थ्रू आउट मतलब पूरे सेल में फैला होता है, जिसको हम लोग डिक्टोसम भी बोलते हैं। व्हाट इज डिक्टोसम, तो इन केस ऑफ प्लांट सेल गोल्गी एपरेटस को हम लोग डिक्टोसम बोलते हैं, ठीक है, तो जो पूरे के पूरे प्लांट सेल में मौजूद होता है। इसके बाद देख सकते हैं साइटोप्लाज्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रैफिक, इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं हम लोग फंक्शन के, चलिए सो फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस।
तो सबसे पहला जो है कि इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी हमारा जो भी सेल मेम्ब्रेन कभी कट जाता है, टूट जाता है, ठीक है, किसी वजह से, तो उसको जो रिपेयर करने का काम करते हैं ये गोल्गी एपरेटस करते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोम। अभी हम लोग लाइजोम के बारे में अगला पढ़ेंगे। तो लाइजोम के बनाने में या इसका जो क्रिएशन में इसका हाथ है, ठीक है, कि बिना इसके वो लाइजोम अधूरा है। उसका इट हेल्प्स इन द सीक्रेशन ऑफ द ग्लैंड। हमारे बॉडी में जितने भी तरह की ग्लैंड है, जैसे कि आपको पता होगा इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो अभी तो वो 10 में पढ़ना है, लेकिन क्या है कि जितने भी ग्लैंड है, ग्लैंड का मतलब है कि जहां से भी सीक्रेशन होता है, जैसे यहाँ पे टीयर ग्लैंड हो गया, यहाँ पे आपको स्लैवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, पूरे शरीर में स्वेट ग्लैंड हो गया। तो ये अलग अलग जो है बॉडी में जो सीक्रेशन होता है, जहां से भी कोई भी लिक्विड या हार्मोन्स हमारे बॉडी में सीक्रेशन होगा, तो उसमें भी हमारा ये गोल्गी एपरेटस का ही हेल्प्स होता है। उसके बाद आते हैं इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल कॉम्प्लेक्स। तो जो खास तरह के जो शुगर होते हैं, जैसे कि मेल्टोस हो गया, सुक्रोस हो गया, ठीक है, तो इनके फॉर्मेशन में भी इसके फॉर्मेशन में भी इनका हाथ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो खोज है सबसे पहले 1955 में जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको कभी कहीं हम लोग पैलेट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, पैलेट पार्टिकल। उसके बाद इट इज अ स्मॉलर ग्रैनुल। ग्रैनुल का मतलब होता है दानादार। तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं एसीआर और आरईआर के बारे में कि रफ किसकी वजह से होगा और स्मूथ किसकी वजह से होगा। इसलिए ग्रैनुल अटैच द इंडो, ईयर का मतलब हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो छोटे छोटे जो वेसियल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको हम लोग उसी की वजह से रुखड़ा होगा, नहीं कि रफ होगा, और इसलिए हम उसको आरईआर भी बोलते हैं। और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी वेसियल नहीं होता है, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो स्मूथ होगा, जिसको लोग एसीआर कहते हैं। इसके बाद और कभी कभी क्या है कि साइटोप्लाज्म में जो वेसियल होते हैं वो फ्रीली मूव भी करते हैं, ठीक है, जनरली ज्यादातर अटैच होते हैं, जिसको हम लोग रफ ईयर बोलते हैं, और जो अटैच नहीं होते हैं वो क्या है कि साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नोट, राइबोसोम से है कि हम लोग, चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनल है, तो सेल ऑर्गेनल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमने स्टार्टिंग बताया था आपको कि सबसे जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो उसके अपोजिट आ जाते हैं कि सबसे जो छोटा सेल ऑर्गेनल होता है वो राइबोसोम होता है, और इसका क्या काम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। उसके बाद आते हैं कि पोलिसोम। जितने भी जो हमारे सेल स्ट्रक्चर में छोटे छोटे जो वेसियल स्ट्रक्चर के दिखेंगे, यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं, उनके ग्रुप को, यानी कि कलेक्टिवली ग्रुप को हम लोग पोलिसोम कहते हैं। लाइजोम, लाइजोम है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय द सीडी डेव इन 1949, यानी कि 1949 में सीडी डेव द्वारा ये लाइजोम का खोज किया गया था। इट इराइजेस फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स का टॉपिक चल रहा था तो हमने बताया था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में लाइजोम फॉर्मेशन का हाथ होता है, यानी ठीक है, तो वही हमने बताया कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही लाइजोम का एराइज होता है, वहां से इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। इट इज अ स्मॉल स्फेरिकल वेस्टेज। इसका जैसे स्ट्रक्चर देखें हम लोग, तो स्ट्रक्चर क्या गोल जैसा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में स्फेरिकल जैसा ये डॉट 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 करके या इस तरह से ये लाइजोम देख सकते हैं। इट इज अ स्मॉल स्फेरिकल वेसियर, तो वेसियर कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन व्हिच इज कंटेन द डाइजेस्टिव जूस। तो ये क्या है कि जो छोटे छोटे जो आपको देखें, इस पे जो क्या सिंगल लेयरिंग, सिंगल लेयरिंग हमने आपको मेम्ब्रेन के समय में बताया था कि जो भी मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन की कितने मेम्ब्रेन है, कि सिंगल लेयर, डबल लेयर या नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है कि एक एक लेयर लाइसोम में होता है जो न्यूक्लियस के आकार के जैसा होता है, और वो हर एक में क्या है कि वो डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम को रखते हैं सेल में। उसके बाद juice or the enzyme for the intercellular digestion and waste disposal. It is also called the digestive bag. इसको हम लोग digestive bag के नाम से भी जानते हैं। In damaged cell, lysosome rush to reduce.
कभी भी जो हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं हमारे शरीर में, जो जर्म्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या है कि हमारे शरीर में कोई दवाई वगैरह खाते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद वो शरीर में ही रहते हैं। तो उसका जो फुल्ली पूरी तरह से मारने का काम ये लाइजोम ही करते हैं। तो ये कैसे करते हैं कि जैसे कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल इनके पास आता है, तो ये क्या है कि उसके पास है जो छोटे छोटे जो वेसियल है, जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, ये पास जाके वो फट जाते हैं। तो फटने से क्या होता है कि उनमें जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो बहुत असरदार होता है, जिससे वो फुल्ली जो जर्म्स है वो फुल्ली पूरी तरफ से वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, उसी के बाद ड्यू टू दिस एबिलिटी लाइजोम आर, इसी एबिलिटी के कारण जो लाइजोम होते हैं उनको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इनको कभी कभी क्या है कि डेमोलिशन स्क्वाड भी बोलते हैं। डेमोलिशन स्क्वाड जिसको क्या है कि जिसको हम लोग डेमोलिशन में निस्तो नाबूद करने वाला दस्ता, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जब भी फॉरेन पार्टिकल, अभी बता रहे हैं कि फॉरेन पार्टिकल या जो भी जर्म्स वगैरह जो बॉडी में इंटर करते हैं, तो ये इनका काम है टोटल का टोटल इनको ये हराना, यानी कि हटाना, पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, अब जैसे कि लाइजोम को हम लोग सेलुलर एस्केवेंजर भी बोलते हैं। एस्केवेंजर का मतलब होता है कि जो डेड डिकेइंग मटेरियल खाता है, सड़े गले चीजों जैसे वल्चर हो गया, फॉक्स वगैरह, क्रो वगैरह हो गया, तो लाइजोम को हम लोग सेलुलर एस्केवेंजर के नाम से भी बोलते हैं। उसके बाद है डेमोलिशन स्क्वाड। ठीक है, उसके बाद जैसे फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन वही पुराना है कि जो डिफेंस, सबसे पहले बॉडी में जो भी जस्ट बताया हमने कि जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं तो डिफेंस का काम करता है। हमारे बॉडी में यदि बैक्टीरिया है, जो वायरस है, तो उनसे क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है। उसका डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन, यानी कि बॉडी में जो सेल टू सेल, ठीक है, जो दो सेल होते हैं, तो सेल के अंदर यदि क्या है, यदि कोई जर्म्स आता है तो उसको अंदर ही अंदर के वो डाइजेस्ट कर जाता है। उसके बाद तो डाइजेशन होगा तो हमारे बॉडी में जो जर्म्स वगैरह हो गए, तो उसके चलते क्या है कि उनको क्लींजिंग का भी काम कर सकता है, क्लींजिंग या रिमूविंग द डेड वॉर्म जो अफेक्टेड है। उसका लास्ट हो गया है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में है क्या है कि जो होता है लार्वा, मेटामॉर्फोसिस को क्या बोलते हैं कि लार्वा सेल। ठीक है, लार्वा सेल जो एडल्ट बनने का प्रक्रिया होता है, तो उसमें लाइजोम का अहम भाग होता है। ठीक है, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल ऑर्गेनेल है जो दो मेम्ब्रेन के बने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, यानी ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये स्मूथ होता है, और उसके जो अंदर वाला है ये इस पोर्शन वेयर द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनवर्ड एंड द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये जो पोर्शन है जो अंदर वाला है ये मुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो साइज होगा वो 0.2 mm टू 2 mm के बीच होता है। और जो क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया जो क्रिस्टे का ये जो बना हुआ है, इसी के अंदर मैट्रिक्स होता है, इसी के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, इसी के अंदर राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये इसी के चलते यहाँ पे जो क्रिस्टे का एरिया जो लंबा बढ़ जाता है, तो हम जो खाना खाते हैं तो हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के रूप में होती है। एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी फॉस्फेट के 3 एटम। ठीक है, जिसको एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द मेन साइट ऑफ द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जब भी होता है तो रिस्पायरेशन को हम लोग 10th क्लास वाले में वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि रिस्पायरेशन का मतलब है व्हाट एवर वी टेक द फूड, हम जो खाना खाते हैं तो एनर्जी बनता है बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी से जो फूड और ऑक्सीजन क्या है कि मिलता है, तब हम लोग क्या है एनर्जी बनता है, जिसको हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो रिस्पायरेशन का जो मेन साइट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दे आर द कैपेबल ऑफ द सेल्फ डुप्लीकेशन, ये अपने आप में डुप्लीकेशन होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन हो जाएगा, इसी का अपना डुप्लीकेट हो जाएगा। इनका अपना डीएनए है, डीएनए का मतलब है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, या राइबो न्यूक्लिक एसिड अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, और उनका अपना ये एंजाइम होता है, सब ये अपने ही बनाते हैं। उसके बाद दे सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, ये प्रोटीन अपना प्रोटीन भी ये अपने ही बनाते हैं। इसीलिए इन सारे बातों के अनुसार क्या है कि दे आर दस कॉल्ड, इन्हीं के वजह से इनको हम लोग ऑटोनोमस मतलब सेल्फ गवर्निंग, अपने आप, क्योंकि बाकी जो सेल है
हर एक किसी न किसी चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड है, लेकिन क्या है, इनका सारा कुछ अपना है, इसीलिए इनको हम लोग ऑटोनोमस ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं। इसको अक्सर इसको क्या है कि इसको पावर ऑफ द सेल भी बोलते हैं या स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। अब देखते हैं प्लास्टाइड्स। प्लास्टाइड्स, तो प्लास्टाइड्स आर द लार्ज सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल। जो प्लास्टाइड्स का काम है वो जनरली क्या है कि प्लांट सेल में ज्यादा होते हैं और एनिमल सेल में ना के बराबर होते हैं। तो इनका जो काम है जनरली कलर प्रोवाइड करना है। तो इनमें जो मेम्ब्रेन होते हैं दे आर डबल वॉल्ड वेसियल एट द डिफरेंट शेप। इनके जो आकार होते हैं वो क्या है कि वो जो मेम्ब्रेन होंगे वो डबल मेम्ब्रेन से घिरे होंगे और इनमें इनका जो शेप होगा वो अलग अलग, जैसे कि रिबन साइज होगा या यू साइज हो शेप का होगा या ओवल शेप का होगा, यानी कि 2-3 तरह के इसमें शेप हो सकते हैं। उसके बाद दे आर द कैपेबल ऑफ डिवीजन। तो चूंकि ये क्या है कि अपने में ये डिवाइड हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कलर, यानी है कि कलर के आधार पे इसको 3 भाग में बांटा गया, यानी कि जो प्लास्टाइड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कलर दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो व्हाट में बी द 3 पार्ट? तो 3 पार्ट में हो गया, पहला जो है क्या ये ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट और थर्ड वन जो है वो क्लोरोप्लास्ट। ये तो जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको हम लोग कलरलेस प्लास्टाइड्स भी बोलते हैं। कलरलेस मतलब बेरंगा, जैसे कि जो रूट आपने देखा होगा या जो आलू होगा या जो प्याज होगा, तो वो जो अंडरग्राउंड जो चीजें होती हैं जनरली क्या है वो बेरंगी होती हैं, यानी कि कलरलेस होती है। तो आप सिंपल से बोल सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टाइड्स आर प्रेजेंट इन द रूट बिलो द सॉइल, तो हम लोग बोल सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि वो कलरलेस होते हैं। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसको हम लोग कलर्ड प्लास्टाइड्स भी बोलते हैं। तो कलर प्लास्टाइड्स, जैसे आपने आम का रंग देखा होगा, ऑरेंज का रंग देखा होगा, तो डिफरेंट फूल जो फ्रूट्स है, जो फूल है, उनका जो कलर है अलग अलग जो होता है। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसका काम है कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद आ गया क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर प्लास्टाइड्स भी बोलते हैं। तो जो हमने देखा है आमतौर पे जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती है। तो पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन, तो रीजन ये है कि उनमें जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं इनका फंक्शन, इसका क्या काम है। तो सबसे पहले ट्रैप रेडिएंट एनर्जी, यानी कि सूरज से जो रोशनी आती है वो क्या है कि हमारे जो क्लोरोफिल, पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या है उसको ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके जो क्या है कि फोटोसिंथेसिस में फल को यानी कि फ्रूट बनाने में मदद करती है। उसके बाद थर्ड वन में हेल्प इन पॉलिनेशन। तो चूंकि क्या है कि जो फूल जो रंग बिरंगे होते हैं, तो रंग बिरंगे फूल होने के कारण जो मधुमक्खियां हैं और भी जो इंसेक्ट है जो नेक्टर का काम करती हैं, जो फूल का जूस चूसने का काम करती हैं, तो वो क्या है कि कलरफुल अट्रैक्शन के चलते अलग अलग फूलों पे वो आती है, जो क्या है कि पॉलिनेशन में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हो गया ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड। तो जो ल्यूकोप्लास्ट हमने बताया कि जो क्या है कि जो फूड स्टोर होता है जनरली रूट और पोटैटो वगैरह में, तो वो क्या है कि वही रूट क्या है कि सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं कि उस रूट में जो पोटैटो हम खा रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, तो वो सोर्स हो सकता है स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। वैक्यूल्स में देखते हैं कि इट अकरिंग मोस्ट सेल, जनरली जितने भी सेल होते हैं उनमें ज्यादातर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड इन नॉन साइटोप्लाज्म, इनके जो वैक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्मिक चिपचिपा पदार्थ नहीं होता है। तो दैट कंटेन नॉन लिविंग, तो वो जो मेम्ब्रेन होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, सॉलिड और लिक्विड स्टेट होते हैं। तो जो वैक्यूल होते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल को 3 भागों में बांटा गया। तो पहला जो है वो आपका ये सैप वैक्यूल, ठीक है। अब सैप वैक्यूल के बारे में देखते हैं। तो सैप वैक्यूल में क्या है कि इन प्लांट यंग सैप वैक्यूल्स आर द स्मॉल, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो उनका आकार कम होता है, ठीक है। लेकिन जब मैच्योर्ड हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इनका जो वैक्यूल का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। वैक्यूल का जो साइज देखिएगा आप, ये क्या है इस तरह से ये देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है वैक्यूल है,
ठीक है। इसी को कोई भी जो प्लांट सेल लेते हैं तो प्लांट से सेल जो भी है कि आकार, तो जो मैच्योर्ड हो जाते हैं तो लगभग ये 50 से 90% जो पार्ट होता है किसी भी पेड़ का जो पार्ट देखिएगा तो लगभग जो 50 to 90% जो पोर्शन होगा किसी पेड़ में वो इस वैक्यूल का ही होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं कवरिंग मेम्ब्रेन्स ऑफ द सैप वैक्यूल इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। ये आपका जो सैप वैक्यूल है तो इसका जो कवरिंग मेंबर है, ये जो बाहर है, इस पोर्शन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है यहाँ पे, तो उसको हम लोग फ्लूइड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सेप। इसको हम लोग सेल सेप बोलते हैं। नहीं, जो वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको सेल सेप, और इसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब आ जाते हैं तो सैप वैक्यूल। इसमें जो है सैप वैक्यूल जो है कि सैप का मतलब होता है वो लिक्विड मटेरियल। ठीक है। तो सैप वैक्यूल स्टोर सॉल्ट। उसमें क्या हो सकता है, ये सॉल्ट होगा, अमीनो एसिड होगा, या कुछ प्रोटीन होंगे, या कुछ ऑर्गेनिक एसिड होंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वैक्यूल्स में फूड वैक्यूल्स देखते हैं। तो सम सिंगल ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा इंजेस्ट फूड, जो कुछ जो अमीबा या पैरामीशियम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो जो क्योंकि क्या है कि पानी में फ्लोटिंग होते हैं, हल्के होते हैं, तो अपना जो भोजन है वो क्या है कि ऊपर से ही ले लेते हैं। तो ये जो भोजन खाते हैं तो ये भोजन क्या है कि उनके शरीर में जाता है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि उनका शरीर, उनका कोई मुंह नहीं है या एनस नहीं है जहाँ से वो रिलीज करे। ठीक है। तो सूडोपोडिया की तरह वो क्या है, वो भोजन लेते हैं, या तो भोजन लेने के बाद जो भोजन जाता है इस बॉडी में, तो क्या है कि जो लाइजोम होते हैं वो भोजन पे क्या है कि वो मिल जाते हैं मिल जाते हैं। इसकी वजह से जो भोजन है वो पूरा सिंपलर फॉर्म में टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जो आगे क्या है एसिमिलेशन वगैरह के लिए जाता है। तो ये टू फॉर्म दो। तो यहाँ पे जो वैक्यूल्स का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो हमारे जैसे कि हमारा जो भोजन है वो डाइजेशन होने के बाद क्या है कि डाइजेशन स्टमक में होता है। तो ये जो सिंगल सेल जैसे कि अमीबा है, तो इनका जो भोजन है वो क्या कहा जाता है, वो वैक्यूल्स में, जिसको हम लोग फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। तो फूड वैक्यूल्स को हम लोग स्टमक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई पार्टिकुलर कोई है ऑर्गन नहीं है जहाँ फूड है, इसका कोई फिक्स नहीं है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूल। ठीक है। अब थर्ड वन देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैक्यूल किसको होता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैक्यूल सम यूनिसेलुलर फिश ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम जैसे होता है कि वैक्यूल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कलेक्ट लिक्विड फ्रॉम। तो यानी कि जो वैक्यूल्स में भोजन जाता है, तो कभी कभी जो भोजन जाता है तो जाने का तो चला गया, डाइजेशन हो गया, लेकिन वो क्या कि बाहर कैसे एलिमिनेट होगा, यानी वो बाहर कैसा जाएगा। तो जब बॉडी में जो सेल में जो लिक्विड है, जो फूड है, वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी स्वेल हो जाएगा, यानी फूल जाएगा। अब फूलने के बाद जो कि मेम्ब्रेन पोरस नेचर का होता है, तो वो क्या हो जाएगा, उस मेम्ब्रेन से वो फालतू चीज जो है निकल जाएगा। तो इसके वजह से है कि जो चीजें हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एलिमिनेट भी हो गया, और उसके चलते जो बैलेंस है वहां पे, जो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट वगैरह है वो भी क्या है कि निकल जाता है। तो इसके एक वर्ड है यहाँ पे जो इसका जो कंटेंट है, जो फालतू चीजें जो रिलीज हो जाती हैं, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं दे पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये जो हमने जो कॉन्टेक्चुअल वैक्यूल्स का काम क्या आता है कि ऑस्मो रेगुलेशन में काम आता है, या एक्सक्रीशन यानी कि शरीर का जो फालतू चीजों से बाहर निकालने में। तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन डिफिनेशन देख सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, यानी कि शरीर में जो कुछ भी जो फालतू चीजें हैं वो बाहर चली जाएंगी, और यदि एक्स्ट्रा होगा तो वो बैलेंस करने का काम आता है, यानी कि एलिमिनेट करने का। तो सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन करते हैं क्या है, बॉडी में रहकर। जैसे हम लोग, हमारे जो बॉडी में किडनी है, तो किडनी को हम लोग बोल सकते हैं कि किडनी इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। क्यों? क्योंकि हमारा जो किडनी है वो ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिया वगैरह फालतू चीजें यो निकाल देती है। अब हम देखते हैं क्लास 9 में हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल ऑर्गेनल के बारे में बारी बारी से सारा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा। तो जो लास्ट टॉपिक है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये जनरली आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आखिर क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम लोग यहाँ पे 3-4 पैरामीटर है, उसके आधार पे बोल सकते हैं कि सबसे पहले सेल हो, तो सेल वाला जो होता है वो प्लांट सेल में क्या है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो एनिमल है, एनिमल में उसको एब्सेंट बोल सकते हैं कि इन प्लांट सेल सेल वाल इज एब्सेंट, और इसमें एब्सेंट हो गया, सॉरी इसमें प्रेजेंट हो गया
और इसमें ये एब्सेंट हो गया। प्लास्टाइड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लास्टाइड्स जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में भी हमने पढ़ा जस्ट। तो वैक्यूल जो होता है इसमें सिंगल ये होता है और लार्ज होता है प्लांट सेल में। जो अभी हमने बताया कि जो मैक्सिमम 50 to 90% जो पोर्शन होता है पेड़ में वो किसकी वजह से होता है, वो वैक्यूल्स की वजह से होता है। और इसमें जो एनिमल में है कि कुछ एनिमल में जैसे माइक्रोस्कोपिक में पैरामीशियम और अमीबा में ही होता है, इसलिए हमने लिखा फ्यू और स्मॉल होते हैं। The number of nucleus, इसमें न्यूक्लियस है, it lies on one side in the periphery cytoplasm। हमने इसमें भी जिक्र किया था आपका कि जो न्यूक्लियस होते हैं पेड़ पौधे में, जो टीनेजर कम उम्र के जो पेड़ होते हैं वो क्या है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है, लेकिन जैसे जैसे पेड़ मैच्योर होता है तो वो जो वैक्यूल्स बढ़ता है और जो पेड़ का जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड एक तरफा चला जाता है, जिसको हमने पेरीफेरी बोला। पेरीफेरी बायोलॉजिकल लैंग्वेज पेरीफेरी को साइड कहते हैं। तो ये साइड में हो जाता है। और ये जो है एनिमल सेल में ये शुरू से अंत तक के सेंटर में ही, बॉडी के सेंटर में ही, सेल के सेंटर में ही रहता है एनिमल सेल। उसका रिगिडिटी बोले तो कठोर। तो ये जो इट कैन नॉट चेंज इससे, इसका जो आकार है वो चेंज नहीं होता। देखे होंगे आपने देखा होगा जो पेड़ पौधों का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो गर्थ होता है, जो मोटाई होता है, वो क्या है कि वो दबाने से भी नहीं दबता। ठीक है, तो वो जो आउटर जो बाउंड्री है वो क्या हो गया, वो सेल वॉल हो गया, वो रिगिड होता है। और हमारा जो स्किन है वो क्या फ्लेक्सिबल होता है कि वो मूव हो सकता है। तो ये तो कैन चेंज, रिगिडिटी इसका चेंज हो सकता है, इसका चेंज नहीं हो सकता है। साइज, जिसका जो आकार है, जो प्लांट सेल का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और जो स्मॉलर साइज, इसका जो एनिमल साइज होता है वो छोटा होता है। इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी अंत में दिखाते हैं दोनों साइड में, क्योंकि आप ना डायग्राम से अपना कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसका उसके बाद जो साइज है, फूड है, फूड जो है कि दे स्टोर फूड इन द स्टार। जो प्लांट सेल में जो भी भोजन जो है स्टोर होगा तो वो जो फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लेकिन वही एनिमल सेल में बोले तो वो जो फूड स्टोर होगा वो आपको ग्लाइकोजिन के रूप में होगा। अब यहाँ सवाल था ग्लाइकोजिन क्या होता है। जो ग्लूकोज के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज बहुत मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजिन। हाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर अब अगला टॉपिक होगा टिश्यू। तब तक के लिए बाय बाय।